हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने 27 मार्च 2021 से आपके लिए लेट्स क्रैक इट प्रीलिम्स नाम की सीरीज की शुरुआत की है। उसी सीरीज के अंतर्गत हमने कई सब पार्ट बनाए थे और उसी सब पार्ट के अंतर्गत आज से हम अपने पहले सब पार्ट अर्थात प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज में हम लगभग 2000 टॉपिक को अपने आने वाले 90 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज ये हमारा पहला दिन है। तो इस पहले दिन में वो कौन से 20 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जो इस बार के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 27 मार्च 2021 से एक ही नारा एक ही उद्देश्य लेट्स क्रैक सीरीज का लोगो है। अर्थात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 27 मार्च से आपके लिए पूरी एक प्रीलिम की तैयारी को कंप्लीट कराने की शुरुआत करेंगे और ये 90 दिनों का हमारा प्रोग्राम होगा। इन 90 दिनों के प्रोग्राम को हमने अपनी 10 सब पार्ट सीरीज़ में डिवाइड किया है। अर्थात हमारी जो पहली सीरीज है वो है प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज। इस प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज में हम क्या कराएंगे इसका डेप्थ में हमने अपने प्रोमो लेक्चर में बता दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। बट बेसिक जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको जीएस के उन सभी खंडों का लगभग 2000 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को काफ़ी गहनता से अध्ययन करेंगे। अर्थात हम प्रतिदिन लगभग 20 टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसी दिशा में ये डे 1 के हमारे आज 20 टॉपिक हैं। तो इन 20 टॉपिक्स को हम आज काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और साथ ही जब ये एनालिसिस पूरा हो जाएगा तो आपको अगले दिन आप अच्छे से जानते हो इसी का टारगेट 60 प्लस लेट्स क्रैक सीरीज नाम से टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं अपना ये जो नया टॉपिक है आज से प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज का। तो आप जानते हैं ये हमारा आज पहला दिन है और पहले दिन के जो हमारे 20 टॉपिक हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और एक चीज़ हमने यहाँ पे एक और वो किया है सुधार कि पहले हमने ये सोचा था कि हम आपको 20 जो टॉपिक कवर कराएंगे वो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। बट हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया। मिक्स करने से दो फ़ायदे, एक तो आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने में कैपेबल हो सकेगा। दूसरी बात आपको इंटरेस्ट भी आएगा। होता क्या है कि जब हम एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो बोर हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या किया कि हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को, साइंस टेक को, इन सब को एक साथ मिक्स कर दिया। अर्थात 3 का ग्रुप अलग है और 3 का ग्रुप अलग है। डेली आपको 3-3 ग्रुप के टॉपिक मिलते रहेंगे। समझ गए? छूटेगा कुछ भी नहीं। आप इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत करें कि क्या कोई टॉपिक छूटेगा, तो कुछ भी नहीं छूटेगा। समझ गए? तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आर्य समाज। आर्य समाज पिछले कई वर्षों से करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहा है। साथ ही स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर भी काफ़ी बार कई सारे इश्यूज भी आए जो कि करंट से रिलेटेड थे। इनकी जयंती को भी काफ़ी बार मनाया गया। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने विगत कई वर्षों में इस टॉपिक पर प्रश्न नहीं पूछे हैं, जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो आपको अच्छे से पता है कि हमारा उद्देश्य है 60 प्लस जाना, अर्थात उन्हीं टॉपिक को पढ़ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको इससे गहन अध्ययन लेना हो, अर्थात सभी टॉपिक को कवर करना हो फाउंडेशन के बेस में, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मॉडर्न इंडिया की बुक सीरीज को देख सकते हैं जो कि प्रीलिम ओरिएंटेड ही है। क्लियर? तो हम पहले टॉपिक को देखते हैं, आर्य समाज। आप अच्छे से जानते हो कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक से भारत में समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हो जाती है। उन समाज सुधार आंदोलनों में चाहे वो ब्रह्म समाज की बात हो, चाहे वो प्रार्थना समाज की बात हो और या फिर आर्य समाज की बात हो, इन सब ने अपनी महती भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद के कई सारे अन्य संस्थान भी थे, चाहे वो रामकृष्ण मिशन हो, चाहे यंग बंगाल आंदोलन हो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो या फिर मुस्लिम रिफॉर्म से संबंधित कई सारे आंदोलन। बट इनमें आर्य समाज की भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी।
आपको लग रहा होगा कि मास्टर आपने इसमें ये डेट क्यों दी? तो डेट मैंने इसलिए दी क्योंकि कई बार क्या होता है कि यूपीएससी आपको क्रम लगाने को दे सकता है कि पहले क्या ब्रह्म समाज की हुई, क्या प्रार्थना समाज की हुई, क्या आर्य समाज की हुई, क्या रामकृष्ण मिशन की हुई। तो आप कह सकते हो बिल्कुल सर आपने सही क्रम बताया है। सबसे पहले ब्रह्म समाज की हुई थी, फिर प्रार्थना समाज की हुई थी, फिर आर्य समाज की हुई थी और उसके बाद रामकृष्ण मिशन की हुई थी। तो इसलिए इस लाइन पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है इस टॉपिक पे वो ये बनता है कि इस संस्था का या इस दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई आर्य समाज रूपी संस्था का क्या उद्देश्य था अर्थात इसके गठन को क्यों इतना ज़्यादा महत्व दिया गया। तो इसके कई सारे उद्देश्य थे। यूपीएससी आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकती है कि आर्य समाज संस्था के संदर्भ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और उद्देश्य पे ही आपसे प्रश्न पूछ लेगी। तो आपको इतना इसके बारे में गहन अध्ययन होना चाहिए। क्लियर? तो पहला इनका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म में जो भी व्याप्त दोष हैं उनको उजागर करके उसे दूर करना। मतलब कि हिंदू रिलीजन में जो इस समय दोष आ चुके हैं उन दोषों को दूर करना, उन बुराइयों को दूर करना और उसे फिर से उतना ही पवित्र, उतना ही उन्मादी, उतना ही आप कह सकते हो कि प्रखर बनाना। क्लियर? यहाँ उन्मादी वर्ड मैंने शायद गलत बोल दिया है, उन्मादी वर्ड नहीं आएगा उतना ही उत्प्रेरक बनाना। क्लियर? दूसरा पॉइंट है वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। अर्थात जो वैदिक कल्चर था खासतौर पर ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड का, उसको पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। कहने का क्या मतलब कि यानी कि उस वैदिक धर्म में कुछ कमियां रह गई होंगी या बाद के काल में उसमें कुछ कमियां आ गई थी, तो उन कमियों को अवॉइड करते हुए उसके शुद्धतम स्वरूप को समाज के सामने लाना। क्लियर? दूसरी बात है कि भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना। अर्थात ये तीन इनके मुख्य उद्देश्य थे। अब आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो आपको दे देगा कि आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, तो हो सकता है पहला दे दे और तीसरा दे दे, या पहला दे दे दूसरा दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब ये तीनों के तीनों इसके उद्देश्य थे, अतः ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। क्लियर? अगला पॉइंट है कि इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। देखो, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और इन्हीं के टाइम पीरियड के पहले मार्टिन लूथर किंग ने बाइबिल की ओर लौटो का नारा दिया था। समझना मार्टिन लूथर किंग ने क्या कहा था कि बाइबिल की ओर लौटो, और इन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो। इसीलिए इनको भी भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। समझ गए? अब आप लोग क्या होता है ना, पढ़ते हो बट ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार इनको मार्टिन लूथर किंग कहते क्यों हैं। समझ गए? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट और मार्टिन लूथर किंग का कॉन्सेप्ट इक्वल ही था। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट आता है कि इन्होंने कहा था कि जो वेद हैं वो शाश्वत हैं, अपरिवर्तनशील हैं, धर्मातीत हैं तथा दैवी हैं। मतलब कि वेद ही सत्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, धर्मातीत हैं मतलब धर्म के अतीत को आवरण किए हुए हैं, और दैवी हैं अर्थात वो ईश्वरी हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए। इसीलिए आप हमेशा देखोगे जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़ते हो तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा उन्हें नहीं लिखा गया। समझ गए? अब होता क्या है कि आपसे क्वेश्चन यूपीएससी कैसे पूछती है, आपको यहाँ पे राजा राम मोहन राय को दे देंगे कि राजा राम मोहन राय का मानना था कि वेद शाश्वत हैं, अपरिवर्तनशील हैं, धर्मातीत हैं तथा दैवी हैं। तो आप समझ जाओगे नहीं भाई, राजा राम मोहन राय नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात की जा रही। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। कई बार क्या होता है कि हम भावना में आकर जब प्रश्न पढ़ते जाते हैं और हमें ये लगता है कि हाँ वो वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की बात कर रहे या वो वैदिक धर्म की स्थापना की बात कर रहे, तो पुराणों की बातों को जरूर मानते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पुराणों की बातों को नहीं मानते थे, अर्थात
उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। दूसरी बात कि वो वर्ण व्यवस्था के उस चातुर्वर्ण क्रम को नहीं मानते थे जिसमें ब्राह्मण अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग और शूद्र अलग। उनका कहना था कि जो व्यक्ति कर्म करेगा उस कर्म के अनुरूप उसका वर्ण डिसाइड होगा। अर्थात ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, बल्कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। समझ गए आप ये बात? चलिए, इन्हीं लाइनों पे यूपीएससी प्रश्न बनाती है, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी ये होगी कि आप जब इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको नेक्स्ट डे अर्थात कल आपको इन्हीं 20 टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मिल जाएंगे और उनको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि ये जब हम 20-20 करके टॉपिक लगभग 60 टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपको एक क्विक रिवीजन का वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम इनको काफ़ी फास्ट मोड में रिवाइज करेंगे। मतलब उन्हीं इम्पोर्टेंट लाइन को ही अध्ययन करेंगे। समझ गए? कहने का मतलब कि लगभग हम आपको ये 3 से 4 बार ऐसे ही रिवाइज करा देंगे। फिर बात आती है कि इन्होंने सामाजिक एवं शैक्षिक मामलों में स्त्री पुरुष समानता की बात की। अर्थात इन्होंने कहा कि समाज में या शिक्षा के मामले में स्त्री पुरुष के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात वो सब के सब इक्वल हैं। इन्होंने ये भी कहा कि ये जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, चाहे वो छुआछूत की हो, चाहे जाति भेद की हो, चाहे बाल विवाह की हो, इन सबको समाप्त करना चाहिए। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति भी दी कि विधवा पुनर्विवाह को प्रमोट करना चाहिए, साथ ही अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा देना चाहिए। अब आप सोचो कि ये कहते हैं अंतरजातीय विवाह, मतलब एक जाति का दूसरी जाति के साथ विवाह। तो कई बार क्या होता है कि जब हम वेदों को पढ़ रहे होते हैं तो मन में ये आ जाता है कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा, बट आपने देखा कि उन्होंने कहा है, तो इसलिए ये लाइन पे क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? फिर आता है शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया। अब प्रश्न आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि शुद्धि आंदोलन का मुख्य पर्पस क्या था, अर्थात शुद्ध होने का क्या मतलब था। तो शुद्धि आंदोलन का मुख्य पर्पस ये था कि कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म को अपना लेता है, जैसे आपने उस समय देखा था 1813 के एक्ट में क्या था कि ईसाई धर्म को प्रचार करने की सुविधा मिली थी। अर्थात जो ईसाई मिशनरियाँ थीं वो भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में जो जनजाति लोग हुआ करते थे या जो निचले तबके के लोग हुआ करते थे, उन्हें पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तित करा देते थे। तो उसी को जो लोग उसमें धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उन्हें पुनः उसी अपने नए धर्म में आने के लिए जो उनका धर्म चला आ रहा था उसमें लाने की बात को ही शुद्धि आंदोलन कहा गया। अर्थात जो भी हिंदू व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपना चुके थे, अब वो अपने धर्म में वापस आना चाहते हैं, तो उनकी घर वापसी को ही शुद्धि आंदोलन कहा गया। और आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान गवर्नमेंट का काफ़ी फेमस इनिशिएटिव यही है कि जो लोग धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उन्हें वापस घर वापसी करा देना। क्लियर? तो आप ये चीज़ें देख लिया। फिर आता है कि इन्होंने स्वदेशी व हिंदी का समर्थन किया और इसी दिशा में ये कहा गया कि स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम राष्ट्रीय संगठन था। इसीलिए एनी बेसेंट भी कहती हैं वास्तव में भारत भारतीयों के लिए है। समझ गए? फिर आगे बात आती है कि गौ रक्षा आंदोलन व गौ रक्षा समिति का इन्होंने गठन किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि हाँ, गौ रक्षा आंदोलन व गौ रक्षा समिति का गठन किया। साथ ही ये पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों एवं स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। मतलब कि जो भी निम्न तबके के लोग हैं या जो भी स्त्रियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो वेद नहीं पढ़ सकती, अर्थात उनको भी वेद पढ़ने की परमिशन है। वो भी उच्च लेवल की एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही वो भी यज्ञोपवीत को धारण कर सकते हैं। यज्ञोपवीत एक तरीके का एक संस्कार होता है। आप में से जब किसी का विवाह होगा, खासतौर पर पुरुषों का या आप जैसे एस्पायरेंट्स का, लड़कियों को छोड़कर,
तो वो लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं। यज्ञोपवीत हालांकि स्त्रियों को भी धारण करने के लिए कहा जाता है, बट स्त्रियों के यज्ञोपवीत को पुरुष ही धारित कर लेते हैं। मतलब कि वो 2 जोड़े जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ आपने कॉमन वर्ड सुना होगा, तो जनेऊ होता है, तो उसको वो धारण कर लेते हैं। क्लियर। इसकी पवित्रता को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हों तो इसको पवित्र बना कर रखें पूरी तरीके से। आपने देखा होगा कि कई बार जब वॉशरूम के लिए जाते हैं कोई भी व्यक्ति, और अगर वो यज्ञोपवीत को धारण किए हुए हैं तो वो अपने को कान में उसमें लपेट लेते हैं। क्लियर। तो वही होता है यज्ञोपवीत। समझिए। बाकी डिटेल में तो पढ़ना नहीं, क्योंकि ये कर्मकांड का विषय है, तो वो कर्मकांड में पढ़ेंगे कभी जब यज्ञ वगैरह कराना होगा। अगला पॉइंट इसमें आता है कि इन्होंने बाह्य आडंबरों एवं झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडनी पताका लहराया। अर्थात जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना कि इन्होंने पाखंड खंडनी पताका को फहराया, तो क्यों फहराया? इसलिए फहराया कि जो लोग बाहरी आडंबर करते थे, मतलब जादू टोना वगैरह ये सब करते थे और अपने अपने धर्मों के झूठा प्रचार करते थे, तो उनके उन प्रचार करने वाली बातों का खंडन करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई। और इसी दिशा में इन्होंने पाखंड खंडनी नाम का एक पत्र भी निकाला, अर्थात एक पुस्तक भी लिखी। समझ गए आप कि इसकी कितनी महत्ता है। फिर बात आती है कि इन्होंने अपने जितने भी आइडिया हैं उन सभी आइडिया को एक बुक में मेंशन किया, जिसे सत्यार्थ प्रकाश नाम दिया गया। अर्थात सत्य की ओर जाने वाला या सत्य की ओर उन्मुख। क्लियर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पुस्तक की रचना हिंदी में की गई है। कहीं कहीं पर आपको संस्कृत लिखा मिल जाएगा कि इसकी पुस्तक संस्कृत, इसका लेखन संस्कृत में किया गया है। जब आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे या कई ऑथेंटिक्स अगर आप वेबसाइट में सर्च करेंगे तो वहाँ आपको हिंदी ही मिलेगा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना इन्होंने मूल रूप से संस्कृत में की, तो आप कहोगे नहीं भाई साहब हिंदी में की। अब क्यों की? आप याद करो पीछे, अभी आपने पढ़ा ना, इन्होंने स्वदेशी और हिंदी के प्रचार की बात की। तो जब स्वदेशी और हिंदी के प्रचार की बात करेंगे तो ये क्या करेंगे? हिंदी को ही अपनी भाषा बनाएंगे। समझ गए? तो ये आप समझ गए। इसके बाद आता है कि चाहे बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हों, ये सब के सब इस संस्था से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। अर्थात इन सब का कहीं ना कहीं इस संस्था से संबंध रहा है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस संस्थान का विरोध किया था, तो आप समझ जाओगे नहीं भाई साहब ये गलत है। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, यूपीएससी जब ऐसी लाइनें बनाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि कई बार आप में से कई सारे एस्पायरेंट्स पूछते हो कि सर हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं और फिर उसके एमसीक्यू आपके द्वारा भेजे गए टेलीग्राम पर उन्हें सॉल्व करते हैं तो वो एमसीक्यू हमसे गलत हो जाते हैं। तो बात यह है कि जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप उसे पढ़ने की दृष्टि से पढ़ते हो, आप उसे क्वेश्चन कैसे बनेगा इस दृष्टि से नहीं पढ़ते। और इसीलिए आप देख रहे होगे हमने आपको जो 16 पॉइंट्स तक बता दिए, इनमें हर एक लाइन में एक क्वेश्चन है और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि किस लाइन में किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप उस लाइन को काफ़ी गहनता से अध्ययन कर पाओगे। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट है राजनीति के क्षेत्र में उनका मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। अब आप में से लग रहा होगा कि इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा। तो एक तो सिंपल सा आ सकता है कि ये कथन किसका है। दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, हालांकि उसको हम आगे बताएंगे। अभी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको बताते हैं, तब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। समझ गए? अगला पॉइंट आता है कि वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज संगठन को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। क्लियर? इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उसे इंडिया अनरेस्ट में, उसमें इन्होंने ये बातें कही। आगे चलकर क्या हुआ, इनके देहांत के बाद लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, इनका गुट अलग हो गया और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपने मूल एजुकेशन के साथ में मर्ज करके
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, अर्थात डीएवी की स्थापना की। और वहीं पर स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम ने मिलकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप में से जब कई सारे लोग हरिद्वार जाएंगे तो हरिद्वार में आपको पतंजलि के पास में ही गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो कभी अगर आपको मौका मिले जब लबासना जब हों तो एक बार देख के ज़रूर रहिएगा। तो ये दो विद्यालय बने। इसमें क्या होता था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में, इसमें देसी वैदिक पद्धति की बातें की जाती थी। और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में वेस्टर्न और देसी दोनों की बातें की जाती थी। अर्थात वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है वो है डीएवी, ना कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। क्लियर? तो आपने इतने पॉइंट्स आर्य समाज से संबंधित देख लिए। अब लास्ट के कुछ पॉइंट हैं कि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया। इनकी कई अन्य रचनाएं वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य और पाखंड खंडनी है, ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। और बाद में क्या हुआ कि जो इन्होंने संस्थान बनाया था, जिसकी स्थापना इन्होंने बॉम्बे में की थी, कुछ समय के बाद उसे लाहौर में ट्रांसफ़र कर दिया था। क्लियर? कि बाद में इनका जो क्षेत्र बन गया वो लाहौर बन गया। अब आपने जब इतना पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो इस पे एक प्रश्न कैसा बनेगा। हालांकि देखो जब हम प्रश्न को बना के पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, बट मैं आपको यहाँ आपके लिए सुविधा के लिए बता देना चाहता हूँ। आपसे ऐसा प्रश्न बन सकता है कि इस संस्थान का उद्देश्य भारत भारतीयों के लिए है। इस संस्थान ने स्वदेशी व हिंदी को प्रमोट करने की बात की। इस संस्थान के संस्थापक ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी में थी। और इस संस्थान में न केवल लाला लाजपत राय, न केवल बाल गंगाधर तिलक, न केवल गोपाल कृष्ण गोखले जैसे युग पुरुष नेता शामिल थे, बल्कि एनी बेसेंट जैसी विदेशी महिलाओं ने भी इसकी प्रशंसा की। निम्नलिखित में से संस्थान संबंधित है। अब चार नाम दे देगा कि ब्रह्म समाज था, कि प्रार्थना समाज था, कि आर्य समाज था, कि रामकृष्ण मिशन था। तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब ये आर्य समाज की बात कर रहे हैं। समझ गए? एक प्रश्न ऐसे बनेगा। बाकी हम आपको वहाँ पर एमसीक्यू बताएंगे कि कैसे और बन सकते हैं। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली। अब हमारा अगला टॉपिक है, दूसरा टॉपिक प्रार्थना समाज। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आर्य समाज की तरह, और कई बार इंडिपेंडेंट रूप से प्रश्न इसमें पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जानते हो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। आपको पता है कि आर्य समाज की कब हुई थी? 1875 में। अर्थात ये पहले स्थापित हुआ था और आर्य समाज बाद में स्थापित हुआ था। क्लियर? इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार करना। देखो उस समय जब सामाजिक सुधार आंदोलन की हम बात ही करते हैं तो वास्तव में समाज सुधार की ही हम बात करते हैं, तो इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आता है, इन्होंने एक ब्रह्म की उपासना का सिद्धांत दिया था, साथ ही धर्म को जातिगत रूढ़िवादिता से मुक्त करने का प्रयास किया था। अर्थात इन्होंने ये कहा था कि धर्म को किसी जाति के बंधन में मत बांधिए, अर्थात जो धर्म है वो सबको धारित करने का अवसर दीजिए। क्लियर? इसकी स्थापना किसने की थी, इस पर प्रश्न कई बार पूछा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और आगे चलकर इस संस्थान में आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे भी शामिल हो गए। अर्थात आपसे सिंपल से सिंपल प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज से संबंधित थे व्यक्तित्व, तीन नाम दे देगा और तीन तीन करके आपको ग्रुप बना देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानडे, ये तीनों के तीनों लोग प्रार्थना समाज से ही संबंधित थे। रही बात इस संस्थान की स्थापना की प्रेरणा की, तो वो प्रेरणा मिली थी केशव चंद्र सेन से। और आपको पता है कि केशव चंद्र सेन किससे संबंधित थे? ब्रह्म समाज की संस्था से। समझ गए? तो जब हम ब्रह्म समाज पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनको डेप्थ में पढ़ेंगे, बट अभी ज़रूरत नहीं। आगे चलकर इसी के संस्थापकों में से जो एक थे महादेव गोविंद रानडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना की। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो आपको पता होना चाहिए कि महादेव गोविंद रानडे ने की। और महादेव गोविंद रानडे को ही
महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अभी आपने पढ़ा था किसे, मार्टिन लूथर किंग। तो सुकरात क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण थी। और आपको पता हो कि सुकरात की भी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण थी, इसलिए इनको भी महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाने लगा। क्लियर। रानाडे ने अछूतों, दलितों एवं पीड़ितों की दशा सुधारने के उद्देश्य से कई सारी संस्थाओं का गठन किया, और इन संस्थाओं पे यूपीएससी कई बार प्रश्न पूछती है। तो आपको पता हो कि इन्होंने विधवा आश्रम और रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की थी। क्लियर। फिर आपको पता हो कि रानाडे के प्रयत्नों से ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार इस संस्थान की स्थापना किसने की। तो वास्तव में इस संस्थान की स्थापना रानाडे ने ही की, लेकिन इस सोसाइटी में कई सारे मेंबर थे। तो अगर ऑप्शन में आपको महादेव गोविंद रानाडे ना दिया हो तो आप तिलक को, महादेव बल्लाल को, विष्णु शास्त्री चिपुलकर को या नाम जोशी को, इनका नाम उल्लेख कर सकते हैं। बट अगर इसमें आपको रानाडे दिया हो तो आप ऑप्शन में रानाडे को ही टिक करेंगे। और आपको पता हो कि यूपीएससी ने प्रीलिम में इसका प्रश्न पूछ लिया है। क्लियर। फिर भी जब हम बैक ईयर की अपनी सीरीज को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी कि अच्छा मास्टर आप जैसा पढ़ा रहे हो ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछती है। क्लियर। फिर आता है, इस सोसाइटी के सदस्यों में तिलक थे, महादेव बल्लाल नाम जोशी थे, विष्णु शास्त्री चिपुलकर थे। क्लियर। अब आपको अगर ये प्रश्न पूछ ले कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित व्यक्तित्व थे, तो आप बता सकते हो कि रानाडे थे, तिलक थे, महादेव बल्लाल थे, विष्णु शास्त्री चिपुलकर थे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बात आती है कि रानाडे ने आगे चलकर महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना भी की थी। क्लियर। और आपको एक और चीज़ पता हो यहाँ पे, हालांकि हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब ईश्वर चंद विद्यासागर जी को पढ़ाएंगे। अब ईश्वर चंद विद्यासागर क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय बंगाल में ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए थे, क्योंकि यूपीएससी ना ऐसी चीज़ों को ही ऐड करती है और उस पर क्वेश्चन बना देती है। इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उन सभी घटनाओं को कंसीडर किए हुए हैं कि आखिरकार कौन सी घटना किस तरीके से क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे इस समय बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, पश्चिम बंगाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो जितने भी तरीक़ों से पश्चिम बंगाल से या बांग्लादेश से या फिर अदर स्टेट से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम हर संभव तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये मेरा काम है। क्लियर। फिर आता है, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने, काफ़ी फेमस महिला हैं। तो आपको बस ये तथ्य याद रखना है कि आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया। आगे चलकर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, वास्तव में ये रानाडे के शिष्य थे। और आपको पता होना चाहिए गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे कौन, महात्मा गांधी। क्लियर। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो कि रानाडे के शिष्य थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। समझ गए। तो इस संस्था को हम पढ़ेंगे कभी आगे चल के, तो अभी आपको इसमें नहीं डेप्थ में जाना है। फिर बात आती है कि प्रार्थना समाज के जो सिद्धांत थे और जो विचार थे वो कुछ हद तक ब्रह्म समाज के अनुरूप ही थे। अब आप बताइए क्यों अनुरूप होंगे, क्योंकि ये केशव चंद्र के विचारों से प्रेरित थे। और केशव चंद्र किससे संबंधित थे, केशव चंद्र से संबंधित थे ब्रह्म समाज से ही। ये बात अलग है कि बाद में वो अलग होकर अपने आप को ब्रह्म समाज रूपी एक दूसरी संस्था बनाते हैं। समझ गए। इनके सिद्धांत क्या थे कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए, साथ ही विधवाओं का पुनर्विवाह किया जाए, नारी शिक्षा को प्रमोट किया जाए और बाल विवाह का अंत किया जाए। कई बार आपसे क्वेश्चन आते हो कहाँ पे घुमाएगा कि विधवा पुनर्विवाह की मनाही की गई या पुनर्विवाह की समाप्ति की गई। जैसे यहाँ आता है ना, जाति प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह का अंत, सती प्रथा का अंत। तो यहाँ पे ये भी लाइन बना देते हैं कभी कभी घुमाने को कि विधवा पुनर्विवाह की समाप्ति। तो आप क्योंकि काफ़ी स्पीड में होते हो तो आप स्पीड में इस प्रश्न को सही कर देते हो, तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर।
चलिए, अगला है हमारा इसी में कि प्रार्थना समाज जो था वो वास्तव में धार्मिक गतिविधियों की अपेक्षा सामाजिक क्षेत्रों में अधिक कार्यशील रहा और पश्चिमी भारत में तो समाज सुधार से संबंधित इसने कई सारे कार्यक्रमों या कई सारी कल्याणकारी क्रियाओं को संपादित भी किया। क्लियर? इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आपको प्रार्थना समाज से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो आज आपने इसमें दो संस्थाएं हिस्ट्री की देखी, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। ऑलरेडी हमने इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। आप चाहें तो हमारे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से उन स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारे जो अगला टॉपिक है तीसरा, उसमें हम ज्योग्राफी के काफ़ी अच्छे पोर्शन को कवर करेंगे। खास तौर पर जो हमको रटने में दिक्कत होती है कि मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, उत्तरी सागर के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे जो पूर्णतः तथ्यात्मक हैं। अर्थात आप इनको एक लिस्ट बनाकर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहें। हालांकि हमने इसमें कई सारे कोड्स का उपयोग किया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर? तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, या आपको इतने सारे राज्य दे देगा और इसमें पूछेगा किससे नहीं गुजरती है, किससे गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि सब राज्यों को याद करें। इससे लाख गुना बेहतर है कि हम उन्हीं राज्यों को याद कर ले जहाँ से ये गुजरती है। अब उन राज्यों को जब हम याद करते हैं तो मन में ये प्रश्न आता है कि इसको याद कैसे रखें। तो इसके लिए हमने काफ़ी सिंपल सा फार्मूला बनाया है। अब आप में से किसी का अगर नाम उमा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट हमारा नाम यूज करने का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के नाम को प्रमोट करना। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको चीज़ें याद हों। तो हमने क्या किया कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा उड़ीसा। क्लियर? तो अब हमें ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश मतलब यू, मध्य प्रदेश मतलब एम, आंध्र प्रदेश मतलब ए अर्थात उमा, सी का मतलब छत्तीसगढ़, ओ का मतलब उड़ीसा। अर्थात हमें ये फार्मूला अगर पता है कि उमा सीओ है। क्लियर? सर्किल ऑफिसर आप समझते हो ना, सीओ, तो वही चीज़ कि उमा सीओ है। तो हम जान गए कि हाँ 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अब एक बार हम मैप में इन पांचों राज्यों को देख लें ताकि समझ में तो आ सके कि वास्तव में ये मानक समय रेखा होती कहाँ से है और कैसे गुजरती है। तो ये देखिए आप, ये है हमारा प्यारा भारत, आप जैसा देख रहे हैं। और यहाँ से हमने इस मैप को जूम किया और जब हमने यहाँ से जूम किया तो वास्तव में हमें ये मिला भारत। क्लियर? तो ये इलाहाबाद के पास से ऐसे यहाँ से गुजरती है। थोड़ा और पास में करें, हाँ, ये जैसे प्रयागराज है ना, तो यहाँ से होकर गुजरती है और यहाँ से बिल्कुल सीधे रहती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ से होते हुए यहाँ से बिल्कुल उड़ीसा के एरिया को टच करते हुए और ये यहाँ के आंध्र प्रदेश को टच करते हुए निकल जाती है। क्लियर? तो आपने ये चीज़ें देख ली। यहाँ पे देखो तेलंगाना का बॉर्डर है तो ये तेलंगाना को टच नहीं करती है। समझ गए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या तेलंगाना को टच करती होगी, तो नहीं, ये तेलंगाना को टच नहीं करती है। समझ गए? तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें देख ली। अब हम देख लेते हैं अपने आगे के टॉपिक को। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है, यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है, कि भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है, बट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कर्क रेखा किससे गुजरती है, किससे नहीं गुजरती। देखो, ये टॉपिक जब आप लोग पढ़ रहे होंगे ना तो आप में से कुछ लोगों को तो बिल्कुल रटा होगा। तो उनको ये नहीं सोचना है कि ये बोरिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि आपके साथ में कई सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो पहली बार इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो हमें तो सबको ध्यान में रख के ही पढ़ाना है और हमें ये भी ध्यान में रख के पढ़ाना है क्वेश्चन आएगा कैसे। कभी कभी क्या होता है सरल से सरल प्रश्न भी हमें यूपीएससी में नहीं याद आता। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे ये चीज़ पढ़ा रहे हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और बताइए कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिज़ोरम है। क्लियर? अर्थात गरम मतलब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
ये हो गया गरम का मतलब। सीजे छत्तीसगढ़ और झारखंड। पीटीएम मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब आपको यही याद रखना है कि गरम, सीजे, पीटीएम। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब कुछ एस्पायरेंट के मन में आ रहा होगा, सर कर्क रेखा को बता दीजिए। तो यहाँ हम डिटेल में नहीं बताएंगे, बट हम आपको जब ज्योग्राफी की बुक सीरीज़ शुरू करेंगे या आगे जब हम अक्षांश और देशांतर को अपने टॉपिक में कवर करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर बताएंगे। बट यहाँ पे बेसिक एक नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जैसे आप जानते हो ये हमारी एक पृथ्वी है, जियोड आकार की, पूरी तरह से गोल नहीं है, ऊपर से चपटी है। क्लियर? साथ ही इस पृथ्वी को कई भागों में डिवाइड किया जाता है। मोटे तौर पर 3 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। जो 20 से डिवाइड करता है दोनों भागों को, उसे 0 डिग्री कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्यों? क्योंकि पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा के ऊपर का जो भाग है वो होता है उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे का जो भाग होता है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? अब भूमध्य रेखा के ऊपर जब आप जाएंगे और 23.5 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तो इसे कहा जाता है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाएंगे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में तो उसी 23.5 डिग्री को कहा जाता है मकर रेखा। और आपको पता हो कि जो भारत है हमारा वो मकर रेखा में नहीं है बल्कि वो कर्क रेखा में है। क्लियर? तो इसलिए कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताइए? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपने ये सारे राज्य देख लिए और आपको याद भी हो गए। चलिए अगला है हमारा, भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो 7 विदेशी देशों को टच करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो कितने पड़ोसियों को टच करती है। तो कौन कौन से पड़ोसी हैं? एक तो बांग्लादेश, आपको पता है कि मोदी जी इस समय बांग्लादेश की यात्रा पे हैं, जो कि 500 दिनों के बाद उनकी पहली यात्रा है। दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठा भूटान, सातवां अफगानिस्तान। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने ऐसा कुछ बनाया है तो पक्का इसका कोई एक कारण होगा। तो बिल्कुल इसका एक कारण है। कारण ये है कि जितनी भी नंबर्स हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन सब के बॉर्डर को क्रम में रखा गया है। मतलब किससे कितने किलोमीटर की सीमा मिलती है उस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। समझ गए कि बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। क्लियर? तो 55 MBA इसका एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। समझ गए कि किससे कितनी लंबी सीमा मिलती है। अब बात आती है, इतना जब हमने देख लिया, ये इसका क्रम है, समझ गए। कैस्पियन सागर के मध्य स्थित देश, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यूपीएससी इंडिपेंडेंट रूप से इस पे क्वेश्चन पूछती है कि वो कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर के आसपास लगते हैं, या कौन कौन से देश कैस्पियन सागर को टच करते हैं। और यहाँ तक कि यूपीएससी ने 2019 के पेपर में तो कई सारे सागरों को मिलाकर दे दिया और तब आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको ये फार्मूले पता होते, आपने मैप देखा होता, तो आपका ये उत्तर गलत ही नहीं होता। समझ गए? तो आपको याद करना है कैसे कि कैस्पियन सागर के मध्य कौन कौन से देश हैं? रशिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, ईरान है और तुर्कमेनिस्तान है। अब आपको इसको याद कैसे रखना है? रैकेट से। रैकेट का मतलब आर से रसिया, ए से अजरबैजान, के से कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम अभी आपको मैप भी दिखा देंगे। आई से ईरान, टी से तुर्कमेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान की जगह तजाकिस्तान मत कर देना। समझ गए? ये देखो होता क्या है ना कि जब हम मैप नहीं देखते हैं तो ये गलतियां हमसे होती हैं कि तजाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान बना देंगे और कजाकिस्तान को किर्गिस्तान बना देंगे। तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भाई, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ही है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं ब्लैक सी कहाँ पे है। तो ये हमारा जैसा प्यारा भारत था, आपने देखा था, प्यारा भारत से हम वेस्टर्न की ओर चले और ये हमारा मिला कैस्पियन सी। तो आपने कैस्पियन सी को देखा तो अब आप बताइए कि इसमें ये है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा तो यहाँ से बंद हो गई, अर्थात उज्बेकिस्तान इसको टच नहीं करता। क्लियर? आपने ये देखा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की सीमा इसको टच करती है। समझ गए?
दूसरा आप बताइए कौन सा है कजाकिस्तान के अलावा? ये है आपका अज़रबैजान। क्लियर? आप देख रहे हो अज़रबैजान की भी सीमा इसको टच कर रही है। समझ गए? क्या आर्मेनिया टच करता है? तो नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको पता है ये ईरान, ईरान की देखो सीमा इससे लगती है, तो ये 3 देश, 2 देश आपको 3 देश मिल गए। फिर आपको कौन सा मिला? तुर्कमेनिस्तान। ये देखिए ये तुर्कमेनिस्तान, इसकी सीमा यहाँ पे टच करती है। टच करती कि नहीं करती है? देखिए आपको यहाँ पे मिला है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ये इसकी सीमा टच करती है। अब बात आती है कौन सा, हमारे ये सारे हो गए। अब यहाँ पे रसिया, रसिया का ये पूरा का पूरा बॉर्डर ही है। समझ रहे हैं? देखिए ये है आपका रसिया, ये यहाँ से रसिया है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरी की पूरी टेरिटरी, ये पूरी टेरिटरी, ये देखो ऐसे आ रही ना टेरिटरी, ये यहाँ पे रसिया का ही बॉर्डर टच करता है इस जगह पे। छोटा सा एरिया रसिया का भी है यहाँ पे। देखो ये ऐसे एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया, ये समझ गए? तो ये रसिया कजाकिस्तान के बाद का ये जो छोटा सा एरिया यहाँ पे बचता है ना, ये रसिया का एरिया माना जाता है। तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से इसे इसकी सीमाओं को टच किया जाता है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। ये कैस्पियन सी है हमारा, और आपको पता होना चाहिए यहीं पे कैस्पियन सी है, और इसी के पास में इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। ये देखिए ये है आपका यहाँ पे अरल सी। क्लियर? हालांकि हम आपको आगे पढ़ाएंगे अभी, चलिए आप इतना ही देख लीजिए। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, ये कैस्पियन सी हमने पढ़ लिया, और उम्मीद है आपको कैस्पियन सी से संबंधित सारी जानकारी पता चल गई होगी। अब आता है काला सागर, काफ़ी इम्पोर्टेंट सागर है। वास्तव में काला सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? 6 देश लगते हैं। कौन कौन से? पहला है जॉर्जिया, दूसरा टर्की, तीसरा रसिया, चौथा बुल्गारिया, पांचवा रोमानिया, छठा यूक्रेन, और बताइए सातवां कौन सा है? कोई भी नहीं, 6 तो हमने बोले थे। क्लियर? अब इसको हमें याद कैसे रखना है? कई बार होता है ना कि हमें एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं आता, तो आप इसका एक फार्मूला बना लें। काला सागर है, कॉफ़ी कैसी होती? काली होती है। क्लियर? हालांकि जैसा जो बनाता है, कोई ब्राउन पीता है, कोई ब्लैक कॉफ़ी पीता है, तो कैसी होती? काली। तो GTR ब्रू, और आपको पता होना चाहिए ब्रू एक कंपनी है कॉफ़ी की। क्लियर? तो जैसे नेस्ट कॉफ़ी आती है वैसे ब्रू भी आती है, तो आप ऐसे ऐसे याद कर सकते हो GTR ब्रू। GTR का मतलब GTB नगर आप लोग यूज कर सकते हो। समझ गए? तो इससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए अब हम इसे देख लेते हैं मैप में कि ब्लैक सी है कहाँ पे। तो ये आपने कैस्पियन सी पढ़ा था, इसी के पास में ये है आपका ब्लैक सी। क्लियर? अब ब्लैक सी में आपने कौन कौन से कंट्री पढ़े थे? देखो हम सिर्फ फार्मूले से देखेंगे। क्लियर? ये आपने पढ़ा था जी से जॉर्जिया। क्लियर? जॉर्जिया हो गया। टी से बताइए कौन सा आपने पढ़ा था? टर्की। ये देखिए आपका टर्की मिल रहा है। चलिए फिर आपने आर से कौन सा पढ़ा था? बताइए। रसिया आपने पढ़ा था ना, तो ये रसिया की टेरिटरी है, आपको अच्छे से पता है। एक मिनट, ये देखिए ये पूरा का पूरा रसिया है। समझ गए? तो आपने ये पढ़ा था। एक मिनट फिर से इसको और अच्छे से हम कर दें ताकि आपको याद रहे। ये रसिया है, तो देखो ये रसिया की सीमा यहाँ तक ब्लैक सी तक लग रही है आके। रसिया आपने पढ़ लिया था। फिर आपने कौन सा पढ़ा था? ब्रू। बुल्गारिया आपने पढ़ा था। फिर आपने कौन सा? रोमानिया पढ़ा था। क्लियर? और आपका कौन सा बचा था? यूक्रेन। तो यूक्रेन आपको कहाँ मिलेगा? ये GTR ब्रू। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपने सारे कंट्री को देख लिया। बुल्गारिया को देख लिया, रोमानिया, यूक्रेन, टर्की। समझ गए? 4 ये हो गए, जॉर्जिया 5, और रसिया 6 कंट्री। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल याद हो गई कि हाँ ये काला सी है। अब देखो काला सी के पास में ही एक स्ट्रेट है, मतलब जल संधि है जो यहाँ पे इसको मरमरा सी से अलग करती है। हालांकि इसके सी ऑफ अजोव है ये यहाँ पे सी ऑफ एजोव। क्लियर? तो इसको कौन सी अलग करती है? यहाँ पे एक स्ट्रेट है, आप लोग बताइएगा यहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है। क्लियर? ये देखिए ये यहाँ पर वाटर है। क्लियर? तमान बे जिसको बोलते हैं यहाँ पे। आपको इतना देखिए डेप्थ में याद नहीं रखना है आपसे इतना पूछेगा नहीं। क्लियर? आपको बस इतना पता हो कि हाँ जो कर्च स्ट्रेट होती है वो किस किस के बीच है? सी ऑफ एजोव और काला सागर के मध्य में है। तो इतनी चीज़ें आपको याद हो गई। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है? अरल सी। अरल सी मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिखाया था। किस किस के मध्य स्थित है ये? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। एक बार फिर से देख लेते हैं
तो ये आपका ब्लैक सी था, ये आपका कैस्पियन सी था, और ये आपका है कौन सा, अरल सी। ये देखिए, ये आपको इतना लंबा चौड़ा मिला, अब ये सूख गया है, समझ गए। ये देखो अरल सी आपको दिख रहा है, और आपको दिखना चाहिए कंट्री। तो ये जो आपकी कंट्री है ये है उज्बेकिस्तान, और ये ऊपर जो बॉर्डर लग रहा है ये है किसका, कजाकिस्तान का। तो आपने ये दोनों कंट्रियाँ देख ली, और यहीं पे है हमारा प्यारा भारत, ये आप देख रहे हो नीचे को, क्लियर। तो तजाकिस्तान तो नहीं लग रहा है, ना ही किर्गिस्तान लग रहा है, ये आपने देख लिया। ये सारे के सारे देश काफ़ी वेस्टर्न में हैं। मतलब ईस्टर्न में, यहाँ के हिसाब से इंडिया का वेस्टर्न और वहाँ का वेस्टर्न। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों देश इसके नज़दीक ना तो कैस्पियन के हैं और ना ही अरल के हैं, समझ गए। चलिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, अगला हमारा इसमें टॉपिक है लाल सागर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रेड सी, और रेड सी को याद करना भी काफ़ी आसान है कि वास्तव में इसमें कितने देश हैं, 7 देश हैं। कौन कौन से हैं, सूडान है, इरिट्रिया है, मिस्र है या इजिप्ट है, अरब है यानी कि सऊदी अरब, यमन है, जॉर्डन है, और बताइए कौन सा है, इज़राइल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका फार्मूला है सुई मियाज इज। सुई का मतलब सूडान, ई का मतलब इरिट्रिया, मी का मतलब मिस्र, आ का मतलब अरब, या का मतलब यमन, जा का मतलब जॉर्डन, और इज का मतलब इज़राइल। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हो गई। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। तो मैप में आपने इसको ऐसे जूम किया, यहाँ पे आप गए, ये फारस की खाड़ी है, क्लियर। यहाँ पे हमें नहीं जाना, हमें रेड सी में जाना है, तो ये रेड सी है। और रेड सी में आप देख रहे हो ये इजिप्ट आपको दिख रहा, ये सऊदी अरब दिख रहा आपको, क्लियर, दिखा ना। ये आपको यमन दिख रहा है, इसकी सीमा यहाँ से टच हो रही है, समझ गए। ये आपको इरिट्रिया दिख रहा है, दिखा ना इरिट्रिया। अब आप में से होता क्या ना, ये तो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इरिट्रिया है, ये सूडान है, ये सूडान की सीमा है। लेकिन इसराइल को लेकर कन्फ्यूज़न होती है और जॉर्डन को लेकर कन्फ्यूज़न होती है, और नॉर्मल मैप में आपको दिखाई नहीं पड़ता। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देंगे जिससे आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देखिए ये जॉर्डन है आपका, ठीक है। अब जॉर्डन को आप और टच कीजिए, तो आपको देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये जॉर्डन आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये जॉर्डन, ये जॉर्डन। तो इसकी सीमा कौन सी है, ये सीमा लग रही है यहाँ तक, यानी कि ये सीमा है। कर्सर को देखिए आप, ये सीमा है यहाँ पे अडाबा के पास। अब यहाँ पे आप जूम कीजिए तो देखिए यहाँ पे टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा। ये देखो, ये यहाँ पे टच हो रहा, और जॉर्डन की सीमा यहाँ से ख़त्म हो रही, और यहीं पे देखो सीमा शुरू होती किसकी, इज़राइल की। ये देखो, ये सीमा किसकी है, ये है आपकी इज़राइल की, क्लियर। तो आपने देख लिया कि कैसे इज़राइल टच कर रहा है बॉर्डर को, और कैसे जॉर्डन टच कर रहा, और फिर यही देखो यहाँ से इधर आ जा रहा। और इसी को जो ये एरिया है ना, ये बिल्कुल इतना सेफ वी आकार का, गल्फ ऑफ सुएज का, इसे ही कहते हैं क्या, सिनाई पेनिनसुला, क्लियर। और कई बार आप लोगों को लगता होगा कि सर ये गल्फ ऑफ सुएज कैसे यहाँ पे जाती है, तो आप ये देखो, ये है इतनी बड़ी, ठीक है, और फिर इसको कैनाल बनाया गया, मतलब सकरी नाली टाइप का बनाया गया। और ये देखो यहाँ से इसको, और काफ़ी गहरी है और काफ़ी वैसी है। तो ये देखो यहाँ से गल्फ ऑफ सुएज से यहाँ से ऐसे जहाज जाते हैं, ये देखो पूरी कैनाल बनाई गई है। ये कैनाल 1869 में बनी थी, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आप कह रहोगे कि ऐसा आपने क्यों याद किया, ऐसा इसलिए याद किया क्योंकि कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो ये देखो, ये कैनाल यहाँ से ऐसे जाती है पूरी घूम फिर के, और फिर कहाँ पे पहुँच गई बताइए, ये यहाँ से ऐसे पहुँची, और फिर ये यहाँ निकलेगी मेडिटेरियन सी के पास में, यानी कि भूमध्य सागर पे। तो आप देख सकते हो कि कैसे ये सारे कंट्री यहाँ पे टच होते हैं। चलिए अगला हमारा जो सी है वो कौन सा है, लाल सागर आपने देख लिया। अब हम देखते हैं जो इस बार करंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट में रहे हैं, जैसे मृत सागर। मृत सागर मतलब डेड सी, ये कहाँ पे, इज़राइल व जॉर्डन के मध्य। अब आपको पता होना चाहिए है कहाँ पे, तो मैप देख लेते हैं। तो ये हमारा मैप है, ये इज़राइल है, ये है हमारा डेड सी, क्लियर, यानी कि मृत सागर। कई बार यूपीएससी प्रश्न पूछती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये लैंड लॉक है पूरी तरीके से, एक तरीके से आप समझो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे ये देख लिया, ये कौन सा है, इज़राइल है, और ये यहाँ पे कौन सा है, जॉर्डन। तो इसके मध्य में स्थित है ये वाला सागर, समझ गए। चलिए अब आपने ये दो के दो देख लिए। अगला आता है बाल्टिक सागर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ की कंट्री ना पता होने के कारण
एस्पायरेंट को नहीं पता होता, बट यूपीएससी इस बार पूछ सकती है, और ख़ासतौर पर बाल्टिक कंट्री के बारे में तो ज़रूर पूछती है यूपीएससी। तो हम तो टेलीग्राम में ऑलरेडी इन चीज़ों को शेयर ही करते रहते हैं, आप में से कई सारे लोगों ने देखा भी होगा। खैर फिर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं कि बाल्टिक सागर के मध्य कौन कौन से देश स्थित हैं। एक है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, फिनलैंड, और कौन से हैं बताइए, स्वीडन, डेनमार्क एंड रसिया। इतने 9 कंट्री इसमें शामिल हैं, अर्थात ALL ऑल, PG, FSTR रिपोर्ट आप पढ़ते हो ना, तो FSTR, PG और ऑल, ये सारी कंट्री किस में आते हैं, बाल्टिक सागर के पास। अब बाल्टिक सागर की लोकेशन देख लेते हैं। तो हमने ऐसे मैप को जूम किया और यहाँ से मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से हम थोड़ा सा ऊपर को गए, यहाँ पे नॉर्थ सी मिला और ये हमें मिला बाल्टिक सी। क्लियर। अब बाल्टिक सी को हम पहले पढ़ें, इससे पहले हम यहीं से देख लेते हैं बाल्टिक सी के अंतर्गत कौन कौन से देश हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ से स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड। क्लियर। और आपको जर्मनी दिख रहा है, समझ गए। नॉर्वे दिख रहा है क्या, नॉर्वे इससे नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो आपने नॉर्वे यहाँ पे पढ़ा भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपने ये सारी चीज़ें देखी, एस्टोनिया देख लिया, लातविया देख लिया, लिथुआनिया देख लिया, पोलैंड देख लिया। पोलैंड नहीं देखा है आपने, चलिए पोलैंड ये देख लीजिए, आप देख लिया ना आपने पोलैंड, चलिए पोलैंड देख लिया, जर्मनी देख लिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क एंड रसिया नहीं देखा, तो आपको रसिया भी दिखा देते हैं। तो आप देखिए ये एम्परर किसका है, ये रसिया का ही तो है। यहाँ पे जब आओगे तो ये रसिया का रीजन ही तो हुआ, समझ गए, एस्टोनिया के पास में। तो इसीलिए ये बाल्टिक सी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पे है बाल्टिक सी के ऊपर गल्फ ऑफ बोथनिया। क्लियर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन के पास में है। तो आप लोकेशन देख रहे हो, स्टॉकहोम देख रहे हो यहाँ पे स्वीडन का सिटी। आपको पता है स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, समझ गए, उसी के 20 वर्षों के बाद पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो आपने ये चीज़ें देख ली। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा होगा, नॉर्थ सी। नॉर्थ सी तो आपने यहीं पे देख लिया, नॉर्वे है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, यूनाइटेड किंगडम है, समझ गए। तो अब फिर भी देख लेते हैं हम लोग आगे के अपने टॉपिक में। उत्तरी सागर के मध्य स्थित देश कौन से, यूनाइटेड किंगडम अभी आपने देखा, नॉर्वे आपने देखा, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। क्लियर। और कौन सा है बताइए, फ्रांस है। तो अब इनको देख लेते हैं, नीदरलैंड को, फ्रांस को और बेल्जियम और जर्मनी को। तो आप ये देखिए कि ये नॉर्थ सी है। क्लियर। ये आपका बेल्जियम मिलता है, ये आपको बेल्जियम मिला, ये आपका है फ्रांस यहाँ पे। क्लियर। ये आपका नीदरलैंड आपको मिल गया, ये नीदरलैंड मिल गया, ये जर्मनी की सीमा आप देख रहे हो, जर्मनी की। क्लियर। तो आपने ये सारी सीमाएं नॉर्थ सी में भी देख ली, ये आपका नॉर्थ सी है। तो अब आप समझ गए कि यार आपने कितने सी कवर किए। ये था नॉर्थ सी आपका, ये था आपका बाल्टिक सी, ये आपका ब्लैक सी, ये आपका कैस्पियन, ये आपका यहाँ पे कौन सा है, ये ऊपर ये है आपका अरल सी। क्लियर। फिर आपने यहाँ पे कौन सा देखा बताइए, रेड सी। यहाँ पे आपने रेड सी देखने बाद यहाँ पे कौन सा देखा, मृत सी। क्लियर। तो अब आपका बचता है भूमध्य सागर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखो दिक्कत ये है ना कि काफ़ी सारे देश हैं। अब आपको इतने 21 देश याद तो रखने नहीं है, बस इनको लिस्ट में समझ लो। दूसरी बात यह है कि जो इससे नहीं टच करते उन्हें ज़रूर याद कर लो, तो आपके प्रश्न लगभग हर बार सही हो जाएंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं कौन कौन से देश इससे लगते हैं। आपको पता है स्पेन है, इटली है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, फ्रांस है। क्लियर। फिर आप बताइए और कौन से देश हैं, मोरक्को है, मोरक्को पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था 2019 में। अल्जीरिया है, ट्यूनेशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, लेबनान है, इज़राइल है, सीरिया है, समझ गए। फिर कौन सा देश है बताइए, सीरिया के अलावा टर्की है, साइप्रस है, क्रोशिया है, मोनाको, मोनाको बिस्किट भी आता है आपको पता है, बोस्निया हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है। मतलब ये 20 कंट्री हैं। अब हमें अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हमें ये याद होना चाहिए कौन से नहीं सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से नहीं बनाते हैं, एक तो जार्डन नहीं बनाता, एक तो इराक नहीं बनाता, ना तो ईरान बनाता। ये 3 कंट्री नहीं बनाते, और ये 3 अगर आपको पता है ना तो आपका लगभग हर बार के यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। खैर हम देख लेते हैं मैप में। तो ये मैप है हमारा,
ये जॉर्डन है, आप देख रहे हो जॉर्डन की सीमा यहाँ इधर किसी से नहीं मिलती, क्लियर। और ये है आपका मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी जब आप देखते हो तो आपको यहाँ कौन कौन सा मिल रहा, साइप्रस मिल रहा, लेबनान मिल रहा, इसराइल यहाँ पे मिल रहा, क्लियर। फिर आपको कौन सा मिल रहा, इजिप्ट मिल रहा इस जगह पे। इजिप्ट के बाद लीबिया आपको मिला यहाँ पे, ट्यूनेशिया ये देखिए आपको कंट्री मिल गया, समझ गया। माल्टा वहाँ पे छोटा सा आइलैंड है। स्पेन आपको मिल गया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये भूमध्य सागर को अटलांटिक से अलग करती है। ये मोरक्को कंट्री आपको मिल गई, क्लियर। मोरक्को के बाद आपको ये क्या है, अल्जीरिया आपको मिल गया। तो आप देख रहे हो इटली, मोनाको, ये देखिए मोनाको आपने अभी नाम लिया था ना, मोनाको आपको मिल गया, समझ गया। ये देखो ये सारी कंट्री इतना याद नहीं रखना आपको। ये क्रोशिया आपको मिल गया, अल्बानिया आपको मिल गया, ग्रीस आपको ये देखिए देखने को मिल रहा है, समझ गए। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में इनको कुछ याद नहीं रखना है, बस हाँ आपको एक बार आप ये पता चल गया ना तो अब आप नहीं भूलेंगे। इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, लेबनान हो गया, समझ गए। सीरिया की सीमा होगी, देखो सीरिया, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सीरिया टच करता है कि नहीं करता है। तो ये देखो सीरिया की सीमा यहाँ पे टच करती है, क्लियर। तो ये सीरिया आपका हो गया। फिर आता है इराक, क्या इराक टच करता है, तो आप देख रहे हो इराक की सीमा यहाँ से बंद हो जाती है, तो इराक नहीं है, समझ गए। जॉर्डन, जॉर्डन की देखो सीमा यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे ये बंद हो जाती है, तो जॉर्डन भी नहीं है। बाकी सऊदी अरब वगैरह तो है ही नहीं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कौन कौन से कंट्री मेडिटेरियन सी को टच करते हैं। अब आपको पता है अच्छे से पुर्तगाल तो नहीं टच करता होगा, क्यों, क्योंकि स्पेन के इधर है, आपने ये देख लिया, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ देखना है कि और कौन सा नहीं टच करता होगा। फ्रांस तो टच करता है, क्लियर, फ्रांस की सीमा मिलती है, स्विट्ज़रलैंड की मिलती है यहाँ पे। क्या बेल्जियम टच करता होगा, तो बेल्जियम टच नहीं करता है, समझ गए। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देख ली। बोस्निया हर्जेगोविना, ये आप देख ही रहे हो टच ही कर रहे हैं इनको, क्लियर। मोंटेनेग्रो इसे टच ही कर रहा है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं। फिर बात आती है, इतनी सारी चीज़ें जब आपने देख लिया तो अब बात आ रही है यहाँ पे CRR की, मतलब हमने ज्योग्राफी के पोर्शन सारे कवर कर लिए। अब हम देखेंगे अपने इकोनॉमी के पोर्शन। इकोनॉमी के पोर्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इनको देखिए। वैसे भी हमने ऑलरेडी इकोनॉमी की बुक सीरीज पूरी कंप्लीट करा दी है अपने 24 लेक्चर्स में, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, बट यहाँ पे आप जैसा जानते हो कि हमें क्विक रिवीजन के हिसाब से पढ़ाना है लेट्स क्रैक सीरीज को, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हो CRR क्या होता है। CRR वास्तव में तरलता को समायोजित करने का एक प्रयास है RBI के द्वारा, अर्थात ये एक मात्रात्मक टूल्स होता है, क्लियर। अब आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है कि CRR के पहले की पृष्ठभूमि क्या थी। तरलता का मोटे तौर पर मतलब ये होता है महंगाई या मुद्रा स्फीति, उसको नियंत्रित करना, क्लियर। तरलता का और भी सामान्य से सामान्य मतलब आप ये समझें कि मुद्रा के प्रवाह से, मतलब किसी व्यक्ति के पास कितनी मुद्रा है और उस मुद्रा का मार्केट में क्या स्टेटस है, उसे तरलता कहते हैं, समझ गए। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, नाम से ही समझ में आ रहा कि नगद आरक्षित अनुपात है। मैंने का मतलब कि कोई एक पैसा है जो नगद में रखना है, आरक्षित रूप में रखना है और एक निश्चित अनुपात में रखना है। तो अब कौन रखेगा, किसने कहा रखने के लिए, इस चीज़ को देख लेते हैं। तो वास्तव में कैश CRR क्या होता है कि बैंक के पास जमा अपनी कुल राशि का एक निश्चित मान जो RBI के पास नगद रूप में रखना पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि CRR क्या होता है, तो आप बता देंगे कि बैंकों के पास उनकी टोटल अमाउंट की एक निश्चित मात्रा जो RBI के पास उन्हें नगद के रूप में रखनी पड़ती है। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई साहब क्यों रखना पड़ता है, इसलिए कि कहीं बैंक डूब ना जाए या बैंक पैसे को लेकर भाग ना जाए, अर्थात गारंटी के रूप में RBI के पास पैसा उन्हें रखना पड़ता है, समझ गए। लेकिन इस पैसे पर RBI इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देती, मतलब ऐसा नहीं है कि आप RBI के पास पैसा रखने गए तो RBI आपको उस पर इंटरेस्ट देगी। दूसरी बात कि इस समय वर्तमान में इसकी जो मान है वो 4% है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं किसी बैंक के पास,
तो वो 4 रुपये अपने किसके पास रखेगी, आरबीआई के पास जमा करके। समझना भी इस बात को, क्योंकि यहीं पे कॉन्सेप्ट है और यहीं पे कई बार यूपीएससी ने कई तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकती हैं या दे सकते हैं। तो अब आप बताइए, 100 रुपये में जब 4 रुपये आरबीआई को दे दिए गए तो बैंकों के पास पैसा ज़्यादा बचा कि कम बचा? कम बचा पैसा। क्लियर। अब जब बैंकों के पास पैसा कम बचा है और सपोज करो इसे बढ़ा दिया जाए, अगर सीआरआर को और बढ़ा दिया जाए, मान लो 10% कर दिया जाए, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा कि ज़्यादा हो जाएगा? और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो 90 रुपये बचेंगे। और जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, ध्यान से सुनना, और लोग मांगने वाले उनके पास ज़्यादा हैं, तो बैंकें क्या करेंगी, अपने उस पैसे की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगी, मतलब लोन देने की ब्याज दर को बढ़ा देंगी। तो आप बताइए, क्या सभी लोग लोन ले लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचेंगे जब ब्याज दर कम हो जाएंगी तभी हम लोन लेंगे, और ब्याज दर कम होने नहीं वाली, क्योंकि इस आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा रखा है। तो इससे क्या होगा, लोग कम से कम पैसा लेंगे, कम से कम चीज़ें खरीदेंगे, तो उस वस्तु में क्या होगा, महंगाई की कमी आ जाएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। समझ गए? तो आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है तो ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित हो जाती है, या ब्याज दर बढ़ जाती है? तो आप बता दोगे कि सीआरआर को अगर बढ़ाया जाएगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन। और ऐसे सिंपल क्वेश्चन, जटिल से जटिल क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में अभ्यर्थी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कौन सा, एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर सेम ही हैं, बस कुछ बातों में डिफरेंस है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। और एसएलआर में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में पूछ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अर्थात वैधानिक तरलता अनुपात। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास उपस्थित जितनी भी पूंजी है उसका वह अंश जो उसे नगद में, स्वर्ण में और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। ध्यान देना, आपने जब सीआरआर पढ़ा था तो वहाँ क्या था, केवल नगद था, और किसके पास, आरबीआई के पास। बट यहाँ पे क्या है कि आप नगद में भी रख सकते हो, स्वर्ण में भी रख सकते हो, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी रख सकते हो, और अपने पास ही रख सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि आपको अपना पैसा अपने ही पास गारंटी के रूप में रखना होता है। बट कितना, इसमें आपको 20.75% रखना होता है लगभग। आपको इसमें ये मानकर चलो 100 रुपये हैं तो उसमें 20 रुपये आपको रखने पड़ेंगे। समझ गए? अब आप ये बताओ, यहाँ पे भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। देखो वही कॉन्सेप्ट आप सब में लगेगा, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब अगर इसको बढ़ा दिया गया, मान लो इसे 20 से 30% कर दिया गया, तो बैंकों के पास पैसा कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। और जब पैसा कम हो जाएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ा देंगे। पैसे की कमी हो जाएगी मार्केट में कि बढ़ोतरी हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब मार्केट में ही पैसा नहीं जाएगा तो लोग चीज़ें परचेज़ नहीं करेंगे, और जब लोग चीज़ें परचेज़ नहीं करेंगे तो ऑलरेडी महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। अर्थात एसएलआर को बढ़ाने से ब्याज दर बढ़ जाती है, या कहें एसएलआर को बढ़ाने से महंगाई कम हो जाती है, या कहें एसएलआर को बढ़ाने से बाज़ार में मुद्रा की कमी हो जाती है। क्लियर? तो इतना पूरा कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ। आपको ये पता हो कि जो ये एसएलआर के अंतर्गत जो प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं बैंकों का अपने पास, बैंकें इसमें प्रॉफिट तो कमा सकती हैं बट इसका उपयोग नहीं कर सकते। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। समझ गए? उपयोग का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उन प्रतिभूतियों को आप बेच दो, वो गारंटी की हैं तो आप उनको गारंटी में रखे ही रहेंगे। समझ गए? अगला हमारा टॉपिक है OMO।
इसका पूरा नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशन, अर्थात खुले बाजार की प्रक्रिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी प्रोसेस है जो खुले बाजार में की जा रही, मतलब बाजार में बेचा जा रहा बिना किसी रोक टोक के। तो वो क्या चीज़ है? कई बार यूपीएससी ने इस पर भी प्रश्न पूछा है कि वास्तव में ओएमओ का क्या मतलब होता है या खुले बाजार की प्रक्रिया का क्या मतलब होता है। तो इसका सामान्य सा मतलब ये होता है कि आरबीआई के पास जो भी सरकार की सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनको वो बेचती है और खरीदती है। उसके बेचने और खरीदने के इसी प्रक्रम को खुले बाजार की प्रक्रिया कहते हैं, अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों का बेचना व खरीदा जाना खुले बाजार की प्रक्रिया कहलाता है। आपके मन में आया होगा सर ये करते क्यों हैं, और इससे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि सरकारी प्रतिभूतियां किसे कहते हैं। तो देखो आप लोग हमेशा कई बार जब अपना रूम रेंट एग्रीमेंट कराते हो तो उसमें आपको 100 रुपये का पेपर या 10 रुपये का पेपर लगाना पड़ता है। या कई बार आपके माता पिता जब कोई ज़मीन परचेज करते हैं तो उसमें 1 लाख या 2 लाख रुपए या 40,000 तक के स्टाम्प लगाने पड़ते हैं। तो उसी स्टाम्प को कहते हैं सरकारी प्रतिभूति, मतलब सरकार का जिसमें हस्तक्षेप होता है या सरकार जिस चीज़ की गारंटी लेती है वो कहलाते हैं पेपर सरकारी प्रतिभूति। अब होता क्या है कि उन प्रतिभूतियों में रुपए छपे होते हैं कि ये 1,000 रुपये की प्रतिभूति है, ये 1 लाख रुपए की प्रतिभूति है। तो क्या होता है कि आरबीआई इनको कम दामों में, मान लीजिए उसमें 10,000 रुपये छपे हैं सपोज करो, आरबीआई ने क्या किया उसे 9,000 रुपये में मार्केट में बेचने की बात कही। अब आप बताइए 10,000 का वो नोट है, आरबीआई 9,000 रुपये का बेच रही है, मतलब 1,000 रुपये घाटे पे आरबीआई बेच रही है। तो आदमी लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये तो 10,000 का जाएगा ही लास्ट में। समझ गए? तो आदमी जब इसको ले लेगा तो आदमी जो पैसा कार खरीदने में इन्वेस्ट करने जा रहा था वो पैसा अब कहाँ लगा देगा? इस खुले बाजार की प्रतिभूति में। तो क्या होगा, वो पैसा यहाँ पर आ जाएगा और वो कार को परचेज नहीं कर पाएगा। और जब वो कार को परचेज नहीं कर पाएगा तो कार की फील्ड में महंगाई नहीं आएगी, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। कार तो एक एग्जाम्पल है। किसी भी काम को, मान लीजिए कोई महिला हैं उन्हें डायमंड रिंग परचेज करनी है, सपोज कीजिए आप लोग ही डायमंड रिंग परचेज करने जा रहे हो या जा रही हो और आपको पता चला कि कल ही आरबीआई 10,000 रुपये की सरकारी प्रतिभूति को 6,000 रुपये में बेच रही है। तो आप क्या करोगी? आप ये सोचोगी कि भाई 6,000 की अभी इसको परचेज कर लेते हैं और 4,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। एक काम करते हैं, डायमंड रिंग 1-2 महीने बाद परचेज कर लेंगे और तब तक हो सकता है कि लगभग 4-4 हज़ार रुपये हर महीने हमको प्रॉफिट मिल जाए। तो 400 को 16,000 हो जाएंगे, तो डायमंड रिंग हमें काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। तो आप 4 महीने तक डायमंड रिंग नहीं परचेज करोगी तो क्या होगा कि डायमंड रिंग जो होगी उसके प्राइस स्थिर रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं, उसमें महंगाई नहीं आएगी। समझ गए? एक तो ये हुआ। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जब क्या हुआ कि कई बार आपने डायमंड रिंग परचेज ही नहीं की और डायमंड रिंग के प्राइस काफ़ी नीचे जा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी कि आप ही को जो प्रतिभूति बेच कर गई है अब वो कहेगी कि भाई साहब आप हमें वो प्रतिभूति बेच दो आके। तो आपको लगेगा अरे कल ही तो इसने हमको 6,000 रुपये में दिया है और आज हमसे कह रहा 9,000 रुपये में आप हमें ही बेच दो। तो आप क्या करेंगे कि तुरंत उसको प्रतिभूति वापस करेंगे, उससे 9,000 रुपये ले लेंगे और उस 9,000 का जाकर तुरंत आप वो डायमंड रिंग परचेज कर लेंगे। क्या होगा कि डायमंड रिंग में अब महंगाई फिर से आएगी, अर्थात इस महंगाई की कमी और महंगाई की बढ़ोतरी, इन दोनों को संतुलित रखने के लिए सरकार ये प्रतिभूतियां खरीदती है और इन प्रतिभूतियों को बेचती है। समझ गए? ये वास्तव में एक मध्यकालिक टूल्स है। आपने जो CRR SLR पढ़ा वो दीर्घकालिक टूल्स है। देखो 3 तरीके के टूल्स अपनाए जाते हैं तरलता को मापने के, एक है अल्पकालिक, एक है मध्यकालिक और एक है दीर्घकालिक। अल्पकालिक में आपको RR, MSF और RRR देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मध्यकालिक में OMO मिलेगा
और दीर्घकालिक में आपको CRR और SLR मिलेगा। ये सब के सब क्या है, मात्रात्मक टूल्स हैं। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया और आपको पता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा एक बार में ही मार्केट से खींच लिया जाता है। देखो पूरा प्रोसेस ही वही है पैसे को लेकर, कि पैसा कितना मार्केट में लेना है, कितना मार्केट से रिटर्न करना है, इन सारी चीज़ों से संबंधित है। बात आती है कि OMO को यूज कौन करता है, तो ज़्यादातर जो बड़े बैंक होते हैं वही इसका प्रॉफिट उठा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियाँ परचेज कर पाते हैं, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभूतियाँ परचेज कर लेते हैं तो छोटे व्यापारियों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता, या छोटे बैंकों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता। OMO को कब तक आप यूज कर सकते हो? इसे दिन में, सप्ताह में, महीने में, कभी भी, कितनी भी बार उपयोग में लाया जा सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि RBI का फिक्स हो कि महीने के दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, या पूरे वर्ष में केवल 3 बार, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब भी RBI को ये लगता है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा आ गया है तो RBI इस चीज़ को जारी करती है। आप हमेशा सुनते होगे ना, बॉन्ड जारी किए गए। वो बॉन्ड एक तरीके की प्रतिभूति ही होती है, जैसे मसाला बॉन्ड जारी किए गए, स्वर्ण बॉन्ड जारी किए गए, ये सब एक तरीके का प्रतिभूति ही होती है। बॉन्ड सरकार के द्वारा होता है। बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर क्या होते हैं, ऑलरेडी हमने इनको इकोनॉमी की बुक सीरीज में कवर करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से इन सारी चीज़ों को, टॉपिक को कवर कर सकते हैं। समझ गए? तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बात आता है RR। RR का मतलब होता है रेपो रेट। काफ़ी अच्छा वर्ड है रेपो रेट। ये क्या है? अल्पकालिक नियंत्रण तंत्र है। हमने आपको अभी बताया था कि ये अल्पकालिक व्यवस्था है। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि वह ब्याज दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती। मतलब कई बार क्या होता है ना कि बैंकों के पास ही पैसे की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंकें सबको लोन देती रहती हैं और लोन से वहाँ पे उनको पैसा वापस मिला नहीं, तो बैंकें क्या करेंगी? अपने माई बाप के पास जाएंगी, अर्थात RBI के पास, कि बाबूजी हमें कुछ उधारी पैसा दे दो। तो RBI ने कहा कि ठीक है, हम आपको उधारी तो देंगे बट आपको कुछ इंटरेस्ट रेट पे करनी पड़ेगी। तो बैंकों ने कहा कि ठीक है भाई, ले लो जो आपको लेना हो। तो RBI ने जो ब्याज दर वसूली किससे? बैंकों से, उस ब्याज दर को कहते हैं रेपो रेट। ध्यान देना। और यहीं पे उल्टा कर दो कि जब RBI को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो RBI से बैंकों ने जो ब्याज दर वसूली, समझ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। दोनों का अंतर आप समझ गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर RBI पैसा क्यों लेगी? RBI किसकी प्रतिनिधित्व है? सरकार की। सरकार को जब पैसे की कमी होती है तो RBI से ही तो कहती है कि भाई साहब जरा आप बैंकों से उधार मांग लो। तो लोग बैंकों से उधार मांग लिया जाता है और बैंकें RBI को उधार दे देती हैं। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको, और वो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरी की पूरी चर्चा का उद्देश्य ही समझ जाएंगे। आप ये बताइए कि मान लीजिए बैंकें गई RBI के पास, ये RBI है और ये हैं बैंकें, ये गई RBI के पास, इनसे कहा कि हमें पैसा उधार दे दो। RBI ने इनको 5% की ब्याज दर से पैसा दे दिया। बैंकें आई, इन्होंने 7% की ब्याज दर से लोगों को पैसा लोन के रूप में दे दिया, अर्थात 2% का प्रॉफिट हो गया। अब आप सपोज करो कि अगर RBI ने ही बैंकों को 7% की ब्याज दर से लोन दिया है, कर्जा दिया है, तो बैंकें अपने कस्टमर को कितने में देंगी? 9% में। तो आपको लगता है कि 9% में सब लोग पैसा परचेज कर लेंगे या सभी लोग लोन ले लेंगे आके? तो नहीं लेंगे, कुछ ही लोग लेंगे आके। तो जो कुछ लोग नहीं लेंगे उससे क्या होगा? वो लोग सामान नहीं खरीदेंगे, कुछ समय के लिए रुक जाएंगे। और जब कुछ समय के लिए रुक जाएंगे तो क्या होगा कि बाज़ार में उस आइटम की बिक्री नहीं होगी, और उसकी जब बिक्री नहीं होगी तो उसमें जो प्राइस हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे, अर्थात मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। कहने का क्या मतलब कि RBI के द्वारा अगर ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए तो बैंकों के पास इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। अब याद करो आप कि हाँ सर, आपने तो वही पुराना वाला फार्मूला लगा दिया कि CRR को बढ़ाएंगे तो ब्याज दर बढ़ जाएगी, तो वही अगर रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो ब्याज दर बढ़ जाएगी। समझ गए? तो बिल्कुल वही चीज़ है। समझ गए आप कि चाहे आप CRR को बढ़ा दो
देखो अब यहाँ पे आप पूरा एक मोटे तौर पे कॉन्सेप्ट बता दूँ आपको मास्टर की जिसको बोलते हैं। चाहे आप सीआरआर को बढ़ा दो, चाहे आप एसएलआर को बढ़ा दो, चाहे आप आरआर को बढ़ा दो, ये सब अगर आप बढ़ाते हो तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बैंकों की बढ़ जाएगी। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, जिससे मुद्रास्फीति कम हो जाएगी या महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। समझ गए? तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अब बात आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया अभी कि वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अपने ऋण का ब्याज चुकाती है, अर्थात ये आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया गया ब्याज दर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताओ कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, मतलब आरबीआई अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर दे, किसको, बैंकों को, मतलब कि आरबीआई बैंकों से कहे कि ठीक है आप 6% में हमको अभी तक लोन दे रहे थे, अब एक काम करो आप हमें 9% में दे दो। तो बैंकें क्या सोचेंगी, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आरबीआई ही हमसे 9% में ले रही है और आरबीआई तो हमें पैसा वापस भी कर देगी, अर्थात एनपीए की भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी गारंटी स्वयं भारत सरकार है, तो हम लोगों को पैसा 9% की ब्याज दर पे दें, इससे लाख गुना बेहतर है आरबीआई को ही दे दें। तो क्या होगा, अब बताइए कि ये पैसा बैंकें सारा का सारा किसे दे देंगी, आरबीआई को। और जब सारा का सारा पैसा आरबीआई को दे देंगी तो क्या लोगों को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लोगों को जब पैसा नहीं मिलेगा तो क्या वो सामान खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। और जब सामान नहीं खरीद पाएंगे तो उस वस्तु में उसके दाम बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। और जब दाम नहीं बढ़ेंगे तो मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। समझ गए? यानी कि कुछ भी आप बढ़ाओ, चाहे रेपो रेट बढ़ाओ, चाहे रिवर्स रेपो रेट बढ़ाओ, चाहे सीआरआर बढ़ाओ, चाहे एसएलआर बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ाओ, लेकिन इससे बैंक की जो ब्याज दर है वो बढ़ जाती है अर्थात लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, अर्थात तरलता कम हो जाती है, अर्थात महंगाई नियंत्रित हो जाती है। समझ गए? तो अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब अगर मैं यहीं पे उल्टा कर दूं कि सीआरआर को कम कर दिया तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा, ब्याज दर कम हो गई और महंगाई बढ़ गई। समझ गए? चलिए, बाकी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे हम एक बार फिर से इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब आता है एमएसएफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमएसएफ, बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। एमएसएफ का पूरा नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़। इसका क्या मतलब कि वह ब्याज दर जो आपातकाल में एसएलआर में रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों की एवज में आरबीआई को चुकाया जाता है। देखो, अभी आपने पढ़ा था आरआर। आरआर में क्या था कि आरबीआई को बैंकें एक ब्याज दर पे करती हैं लोन लेने के लिए। तो वो लोन कितना होता है, अल्पकालिक होता है। अल्पकालिक का मतलब कि 2 से 3 महीने के लिए। लेकिन एमएसएफ क्या होता है, ये 2 से 3 महीने का ना होकर 1 से 2 दिन का होता है। तो तुरंत के लिए जो पैसा चाहिए, मतलब इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो पैसा चाहिए, वो एसएलआर में रखी गई गैर सरकारी प्रतिभूतियों के एवज में आरबीआई को चुकाया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो एमएसएफ कहलाती है। अर्थात आपसे अगर डेप्थ में अगर प्रश्न पूछे कि आरआर और एमएसएफ में क्या डिफरेंस है, तो टाइमलाइन का डिफरेंस है। एमएसएफ जहां आपातकाल की व्यवस्था है, वहीं आरआर कुछ समयावधि, लगभग 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, इतने लंबे टाइम पीरियड की बात करता है। समझ गए? बाकी आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछेगा। समझ गए? आप बैक ईयर का पेपर देख सकते हैं। अब हमारे अंतिम 2 पॉइंट हैं, कौन कौन से? एक तो है बैंक रेट। कई बार पूछा जाता है बैंक रेट क्या होती है। तो वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई दीर्घ अवधि के लिए अन्य बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है। अभी मैंने क्या बताया, आरआर क्या होती है, 2 से 3 महीने। एमएसएफ क्या होती है, तुरंत। दीर्घ अवधि का मतलब क्या होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। तो वो जो रेट वसूली करती है आरबीआई,
बैंकों से, उसे कहते हैं बैंक रेट। समझ गए? कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने क्लियर बिल्कुल बता दिया है। आरआर में क्या डिफरेंस है, 2 से 3 महीना, और एमएसएफ में क्या है, आपातकाल, और बैंक रेट में क्या है, 1 साल से 2 साल या उससे भी ज़्यादा का टेन्योर। क्लियर? अब आता है बेस रेट। बेस रेट काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। बेस रेट का सामान्य सा मतलब क्या हो सकता है कि एक कोई बेस है, मतलब एक कोई आधार है, उससे नीचे नहीं जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग पढ़ते हो कि मेरिट इतनी तो जाएगी यूपीएससी की, बट इससे कम नहीं जाएगी, अर्थात मेरिट 40 का भी नहीं जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 80 जाएगी और हाईएस्ट 120 जाएगी। तो 80 से 120 का जो टाइम पीरियड है वो हो गया बेस रेट, अर्थात वह ब्याज दर जिससे कम ब्याज दर पर बैंक किसी को ऋण उपलब्ध नहीं करा सकती। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बैंक किसी को 4% में लोन पे कर दे और किसी को वो 2% कर दे और किसी को 10% कर दे। एक फिक्स बना दिया गया कि भाई 4% से नीचे तो तुम दे ही नहीं सकते हो, ऊपर कितना भी दे दो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एचडीएफसी बैंक कहने लगे कि मेरे से 3% में लोन ले लो आके, एसबीआई बोले मेरे से 2% में ले लो। ऐसा नहीं होगा। 4% से नीचे ना तो तुम जाओगे, ना तो वो जाएंगे, और ना ही कोई अदर जाएगा। 5 कर लो, 4.5 कर लो, 3.25 कर लो, सॉरी 3.25 कह रहा हूँ, 4.25 कर लो, ये कर सकते हो, लेकिन 4 से नीचे नहीं। समझ गए? उसे ही कहते हैं बेस रेट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बेस रेट का जो निर्धारण है वो बैंकें स्वयं करती हैं, ना कि आरबीआई। आपसे यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि बेस रेट का निर्धारण कौन करता है, तो आप बता सकते हैं कि बेस रेट का निर्धारण बैंकें स्वयं करती हैं। तो इस तरीके से आपने आज 20 की जगह 21 टॉपिक कवर कर लिए। एक हमने इसलिए करा दिया क्योंकि ये फिर छूट जाता तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो अब अगला जो आएगा उसमें 19 ही टॉपिक होंगे। तो इस तरीके से आपने 20 टॉपिक कवर किए। अब आपको क्या करना है, इन 20 टॉपिक को या तो नोट्स बना लीजिए या आप इनकी पीडीएफ निकलवा लीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होती हैं और भूलने की क्षमता में कमी आती है। समझ गया? दूसरी बात, अब आपके इन्हीं 21 टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो टारगेट 60+ सीरीज है उसमें आपको ये 21 के 21 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन फॉर्म में। उनको भी हम आपके सामने ही सॉल्व कराएंगे और उनके एमसीक्यूज बताएंगे कि कैसे यहाँ पे गलतियाँ आपको नहीं करनी है। समझ गए? तो ये टॉपिक आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। और लास्ट में आपको पता है कि हम क्विक रिवीजन की सीरीज भी शुरू किए हैं, तो जब 60 टॉपिक ये हम कवर कर लेंगे तो उन 60 का फिर एक वीडियो में एक कंपाइल काफ़ी अच्छे से डिस्कशन कर लेंगे क्विक मोड में। समझ गए? तो आपको फिर से एक बार याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पार्ट 1 लेट्स क्रैक सीरीज का अर्थात प्रीलिम्स क्रैक सीरीज को आपने कवर किया। अब हम अपने अगले पार्ट में मिलते हैं 22 से लेके 40 तक के नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।